आज मैं एन यादव BBSR ज्ञानवर्धक संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना। प्रस्तावना किसी भी वस्तु के या किसी भी विवाद के या किसी भी मैटर का पूरे वर्णित लेखों का साथ निहित होता है, जिसमें कुछ अंश ही पूरे लेख के बारे में समझने के लिए काफ़ी होता है। ठीक उसी प्रकार भारत के प्रस्तावना के कुछ शब्द पूरे संविधान के बारे में साफ साफ ज्ञान एवं जानकारी देते हैं कि हमारा संविधान कितना सारगर्भित है और हमें क्या क्या प्रदान कर रहा है तथा हमारा कर्तव्य क्या है। उसके प्रति भारत की जनता को सचेत रहना चाहिए और जो अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए इसके बारे में सबको जानना चाहिए, क्योंकि संविधान से ही हमारा देश चल रहा है। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान के प्रस्तावना की उत्पत्ति या उद्भव कहाँ से हुई, इसके बारे में। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने प्रस्ताव का उद्देश्य रखे थे। जिस प्रस्ताव उद्देश्य से भी प्रस्तावना बना है, इसलिए उसे उद्देशिका का नाम से भी जाना जाता है। भाई, अब प्रस्तावना का उद्भव तो हो चुकी है कि प्रस्ताव से प्रस्तावना बना है, तो इसमें तत्व कौन कौन से हैं। जैसे कि चाय बनाने के लिए हमें चाय पत्ती, चीनी, दूध इत्यादि वस्तुओं की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार इस प्रस्तावना को बनाने के लिए हमें किस किस तत्वों की ज़रूरत पड़ी होगी। आज आइए हम देखते हैं इसके तत्व। प्रस्तावना के तत्व फर्स्ट तत्व है भारत के संविधान के अधिकार देने का स्रोत। भारत के संविधान को अधिकार देने का स्रोत पहले ही लिखा गया है कि हम भारत के लोग ही संविधान के अधिकार देने के स्रोत हैं, अर्थात हम भारत के लोग ही अपने संविधान को अपनी शक्ति देंगे और उसी शक्ति से उसके अनुसार ही हम काम करेंगे। तो पहला हम स्रोत कौन है? हम भारत के लोग। तत्व नंबर 2, भारत राज्यों की प्रकृति। इसमें देखेंगे कि भारत के राज्यों की प्रकृति क्या है, किस प्रकार के इस प्रस्तावना में राज्यों के प्रति दिखाया गया है और इससे किस प्रकार हमारे प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया। तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में बताया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में निर्भर नहीं करते हैं, अपनी स्वतंत्रता से ही निर्णय लेंगे। ये मतलब हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा शब्द आता है समाजवादी। यह कार्ल मार्क्स का विचारधारा था, जब दो वर्ग हुआ करते थे, एक अमीर वर्ग दूसरा गरीब वर्ग, उनके बीच में संघर्ष चलता था। लेकिन अब हमारे संविधान में इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने में लड़ते रहें। नहीं, समाजवादी का मतलब होता है कि ऐसा काम करें, ऐसा जो भी काम करें जो कि समाज के सभी वर्गों को इससे हित हो तथा सबको सामान्य रूप से इसका लाभ मिले। इसमें कोई भी ऊंच नीच, बड़ा गरीब धनी का तुलना न किया जाए, सबको बराबर हित मिले। तीसरा, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष एक बहुत ही बड़ा शब्द है, सारगर्भित शब्द है, धर्मनिरपेक्ष से हटकर है। धर्मनिरपेक्ष में हमारा यह है कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानते, अर्थात किसी धर्म को मानने का मतलब नहीं मानने का मतलब ये तो नहीं।
ये हमारा कहना चाहता है कि हम सभी भी धर्मों को मानते हैं और सभी भी धर्मों को सम्मान वैल्यू देंगे, मूल्य देंगे। ये हुआ धर्मनिरपेक्ष। सम्मान, सभी धर्मों को समान तरीके से देखेंगे और सभी धर्मों का सम्मान आदर करेंगे। ये हुआ पंथ निरपेक्ष। किसी धर्म को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद आता है हमारा चौथा शब्द था कि हाँ समाजवादी ये हो गया लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब इब्राहिम लिंकन के वाक्य हैं, जनता का शासन जनता के द्वारा चुना हुआ और जनता के लिए काम करेगी। लोकतांत्रिक ये हुआ। इसका मतलब कि जनता ही चुनाव करेगी, जनता ही कानून बनाएगी और जनता के ऊपर ही लागू होगा। सब कुछ जनता के हाथ में है, कोई वंशागत नहीं होगा। अब मतलब अगला शब्द है गणराज्य। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी देश का पद वंशा अनुगत नहीं चलेगा। एक जो योग्य होगा जनता द्वारा उस पर चुना जाएगा और जनता के लिए काम करेगा और जनता के द्वारा ही चुनाव उसका होगा। जो योग्य होगा उस पद पर जाएगा। नोट, 1976 से पहले भारत के प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है तथा जिस प्रकार संविधान में संशोधन किया जाता है ठीक उसी प्रकार उसी प्रकार प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रस्तावना में संशोधन 1976 में पहला संशोधन किया, जिसमें 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथ निरपेक्षवादी एवं अखंडता। 3 शब्द 1976 के बाद जोड़ा गया है। ये 3 शब्द मूल संविधान में नहीं है। आदि क्वेश्चन आता है कि कौन सा शब्द मूल संविधान में नहीं है, तो हमारे ये 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नहीं है, जो कि 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। अब हमने तीसरा तत्व पढ़ेंगे। प्रस्तावना का तीसरा तत्व क्या है? भारतीय संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तीसरा तत्व है। तो उसका उद्देश्य समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म, आत्मसम्मान की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों को गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सूचित करने वाली बंधुत्व। तो हमने पहले देख रहे हैं कि साफ लिखा हुआ है समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब जिसमें हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग, धर्म समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, सबको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं कि किसी को छोटा किसी को बड़ा, ये सामाजिक न्याय नहीं। किसी को उपाधि दी जाए किसी को नहीं, ये नहीं। ये सामाजिक न्याय का मतलब समाज तौर में सब बराबर हैं। आर्थिक का मतलब ये हुआ कि धन में भी, नौकरी में भी, जहाँ भी है सबको सामाजिक न्याय मिलनी चाहिए। आर्थिक ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। धन भी एक जगह एकत्रित नहीं होना चाहिए, सब में बंटना चाहिए। बंटने का मतलब जो कार्य करने की अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, जो कि पैसे कमाया जा सके, एक जगह किसी भी पूंजीपति के हाथ में केंद्रित न हो सके, इसका मतलब ये। और जो है राजनीतिक में भी ये है कि हर पद पर, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चाहे सांसद, विधायक, MP, MLA, पंचायत चुनाव में सबको बराबर का हक मिले। इसलिए इस संविधान में किसी भी जेंडर के अनुसार, किसी जाति के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए
पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को 33% का आरक्षण इसलिए दिया गया है कि वो अपने हक को ले सकें। यहाँ तक कि उभयलिंगी जेंडर को भी वो अपने चुनाव लड़ने का हक है, तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी आरक्षण दिया गया है, जिससे कि राजनीतिक में उनका भी भागीदारी सामान्य रूप से बना रहे। और इसके बाद न्याय के बाद में दिया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, आत्मसम्मान की स्वतंत्रता। क्या? अपने विचार को रखने के लिए विश्वास पैदा हो, धर्म और आत्मसम्मान की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विचार को भी अभिव्यक्त करने तथा राष्ट्र के प्रति विश्वास पैदा हो, धर्म और आत्मसम्मान की स्वतंत्रता हो। कोई भी धर्म अपना सकें और अपना आत्मसम्मान को बरकरार रखें, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। ये है स्वतंत्रता। अब इसके बाद बोला है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। समता का मतलब सब समानता होनी चाहिए। समता का मतलब समानता। प्रतिष्ठा अपने इज्जत, मर्यादा और अवसर। अवसर का मतलब अपॉर्चुनिटी, नौकरी की अपॉर्चुनिटी, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी, किसी भी जगह पर बसने की, ऐसे सबको समान मिलना चाहिए। ये नहीं कि स्कूल में पैदा है तो इनको अवसर ये मिले, इस दूसरे को नहीं मिलती। इसके लिए समता लिख रहा है। प्राप्त करने की क्षमता के लिए उन सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता को अखंडता सुनिश्चित करने की बंधुता होनी चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने देखी कि हमारे संविधान में इतना तो दे दिया है, तो कुछ हमारे कर्तव्य, पब्लिकों को कर्तव्य भी होने चाहिए। इसलिए उन्होंने अखंडता शब्द जोड़ा और उन्होंने लिखा कि व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उनका कर्तव्य बनता है। इसलिए एक दूसरे से भाई बंधु के बंधुत्व के भावना से इस राष्ट्र में रहना होगा, जिससे कि भारत की गरिमा, व्यक्तियों की गरिमा, भारत की राष्ट्र की एकता और अखंडता वे बनी रहे। अब तत्व नंबर 4, संविधान लागू करने की तिथि 26 नवंबर 1949 को विक्रम संवत को ये संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया, जिसे अंगीकृत किया गया। अंगीकृत किया मतलब अपनाया गया, फिर अभिनियमित किया गया। अभिनियमित करने का मतलब मान लेना कि हम उस संविधान के अनुसार ही चलेंगे। अभिनियमित अपने को उस संविधान के अधीन कर लिया गया, अभिनियमित कर लिया गया, अर्थात उसके अनुसार ही हम चलेंगे। और फिर आत्मसमर्पित कर दिया। ये बहुत ही सुंदर वाक्य, आत्मसमर्पित। आत्मा हमारा अजर अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है। इसलिए हमने इस संविधान को आत्मा को समर्पित कर दिया, अर्थात शरीर तो मर जाएगी लेकिन हमारी आत्मा को मैं दे दिया हूँ। इसलिए ये संविधान कभी नहीं मरेगा, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं, तो उसके साथ साथ ये भी जीवित रहेगा।